हम आपको इस वीडियो में प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट या प्रेपोजिशन ऑफ मोशन यानी गति बताने वाले प्रेपोजिशन के बारे में बताएंगे। प्रेपोजिशन का यूज़ हम क्यों करते हैं? नाउन से नाउन का संबंध बताने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम संबंध बताने के लिए इनका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आज का क्या है कि इसमें जैसा कि अब मैंने इसमें टू लिया है, तो आज मैं आपको टू के बारे में बताऊंगा। तो इसमें टू में क्या होता है? गति होती है, ठीक है ना। जब गति होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो हम बहुत से प्रीपोजिशन है जिनका प्रयोग हम करते हैं, लेकिन उन्हीं प्रीपोजिशन में से आज एक जो टॉपिक है मेरे पास, ये टू है। तो टू के बारे में बताऊंगा। देखिए आज, इन एडिशन टू दिस रूल, टू दिस, इसके अलावा, देखिए इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा। तो यहाँ टू का यूज़ हुआ है। इन एडिशन के बाद में हमेशा ध्यान रखिएगा टू का यूज़ होता है, ठीक है ना। एग्जाम में ऐसा आ जाता है, इन एडिशन के बाद में, और दिस लिखा है इसके बीच में टू आता है। इन एडिशन के बाद में हमेशा टू आता है। तो आगे चाहे कुछ भी हो लिखा हुआ, लेकिन इन एडिशन के बाद में टू आएगा, ठीक है। तो इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा सी स्टडीज़ इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ती है, यानी वह इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ती है। तो देखिए अगला, अब इसके बाद में अगला जो सेंटेंस है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया। विथ ए व्यू टू हैविंग टी। आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया था, मैं वहाँ गया। विथ ए व्यू टू हैविंग टी, चाय पीने के इरादे से, चाय पीने के विचार से। तो यहाँ देखिए विथ ए व्यू आएगा ना, उसके व्यू के बाद में हमेशा टू का यूज़ होगा, और टू प्रीपोजिशन है, और इसके बाद में हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ये भी मैं आपको बताते चलूँ, ठीक है ना। तो इसके बाद में जो है फर्स्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं, आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, ये ध्यान रखना है हमेशा। तो इसकी ये ना सोचें कि इसके बाद इन्फिनेटिव का यूज़ कर दें, इन्फिनेटिव गलत हो जाएगा। तो आई वेंट देयर विथ ए व्यू टू हैविंग टी, मैं वहाँ चाय पीने के विचार से गया था। तो ये हुआ। देखिए इसके बाद में अगला है, जैसे अब मैं यहाँ लिखता हूँ सीता इज गोइंग टू। अब ये टू वाले जो है आप ध्यान रखिए, जहाँ पर टू आता है उसको आप ध्यान रखें। सीता इज गोइंग टू स्कूल, सीता विद्यालय जा रही है, सीता विद्यालय जा रही है। तो इसमें क्या हुआ? गोइंग, यानी जाएगी तो गति तो होगी ना। तो जब सामने की दिशा में गति होती है तो हम टू का यूज़ करते हैं। पीछे की दिशा बतानी होती है तो हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। कहीं से कोई चीज़ अलग होती है, ठीक है ना, किसी स्थान से या किसी समय से, तो किसी जगह से कोई चीज़ अलग होती है तो उसको वहाँ से उसके अलग होने की जो प्रक्रिया है उसको हम फ्रॉम कहेंगे ना, ठीक है ना, गति में। और आगे मैं आपको बताते चलूँगा, समझिएगा। तो इसमें मैं फ्रॉम नहीं बता रहा हूँ, इसमें टू बता रहा हूँ, क्योंकि सामने की दिशा में टू का यूज़ किया जाएगा। तो सीता इज़ गोइंग टू स्कूल, सीता विद्यालय जा रही है। अगर मान लीजिए सीता विद्यालय आ रही है ऐसा लिखना है तो सीता इज़ कमिंग टू स्कूल हो जाएगा। तो गो और कम ये दोनों ही मूवमेंट वाली क्रिया है, तो इसकी मूवमेंट वाली क्रिया में हम टू का यूज़ करते हैं। इसके बाद में ये ध्यान रखिएगा, ये गति बताने वाली क्रिया है, ठीक है ना। तो आगे देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे ही गैव, उसने दिया, हीज बुक, अपनी पुस्तक, उसने अपनी पुस्तक दिया। किसको दिया? अब किसको दिया तो संबंध तो बताना पड़ेगा ना, कि इस बुक का संबंध किससे होना चाहिए था। तो इधर लिख दिया सीता, ठीक है ना। अब ही गैव हिज बुक, उसने अपनी पुस्तक दिया। तो यहाँ से यहाँ तक ये तो कोई बात नहीं है, लेकिन पुस्तक की गति किस तरफ है? सीता की तरफ। ये पुस्तक इसके हाथ से निकल करके सीता के हाथ में जाएगी ना, तो गति तो हो गई ना, इस वस्तु की गति इस तक हो गई। तो चाहे वो गति छोटी सी हो रही हो, लेकिन गति तो है। जब कोई चीज़ अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो वो टू होता है, ध्यान रखना। तो ये गति में, तो ये क्या है? ही गैव हिज बुक टू सीता। और ये भी बता दूं, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे तो बीच में टू का यूज़ होता है। ये आपको मैं स्पष्ट करके बता दूं, ये टू आया क्यों, इसके लिए मैंने स्पष्ट किया है, आपको समझा दिया है, तो ध्यान रखिएगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले लेंगे, इनडायरेक्ट को बाद में लेंगे, तो टू का यूज़ बीच में हमेशा करना ही पड़ेगा, चाहे हम कैसा भी वाक्य लिखें।
लिखिए। अब इसके बाद में देखते हैं, आपको बता रहे हैं आई एम टॉकिंग, मैं बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, सामने जो है उसे अब बात सामने की दिशा में हो रही है। सामने की दिशा में कौन खड़े हैं? यू खड़ा है। तो आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नॉट एनीवन, नॉट एनीवन एल्स, किसी दूसरे से नहीं। आई एम टॉकिंग टू यू नॉट एनीवन एल्स, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किसी दूसरे से नहीं। तो ये हुआ टू का यहाँ। ठीक है ना, टॉकिंग के बाद में हम टू का यूज़ करते हैं, ये बात आपको मैं बता दूँ। और स्पीक के बाद में भी टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ आगे लिखते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि जस्ट पे अटेंशन जरा, जस्ट मीनिंग जरा सी, जस्ट पे अटेंशन, जरा सा ध्यान दीजिए। पे अटेंशन, ध्यान दीजिए। अटेंशन का मतलब ध्यान, और पे मीनिंग दीजिए। जस्ट पे अटेंशन, जरा ध्यान दीजिए। टू व्हाट आई से, मैं जो कहता हूं उस पर। जस्ट पे अटेंशन टू व्हाट आई से, जरा ध्यान दीजिए कि मैं क्या कहता हूं उस पर। ठीक है ना, तो यहाँ टू का अटेंशन के बाद में और व्हाट के बीच में हमने टू का यूज़ किया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। पे अटेंशन जब भी आए, पे अटेंशन की बात आती है तो टू लगेगा अगले हिस्से में, ये निश्चित है, ये ध्यान रखिएगा। और ये 10th के और 12th के सिलेबस में दिया हुआ है ये चीज़ें, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। सिलेबस के अंदर से ही, सिलेबस से बाहर नहीं है। तो आगे देखिए, इसके बाद में ही टुक एडमिशन, उसने प्रवेश लिया। अब टुक एडमिशन किया ना, तो यहाँ और कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, टू आएगा। टू क्लास, टू क्लास आगे हम कोई भी क्लास को लिख देते हैं, टू क्लास 10th कर देते हैं। ही टुक एडमिशन टू क्लास 10th, उसने 10वीं कक्षा में प्रवेश लिया। तो यहाँ कक्षा में कहीं आप ये ना सोचे कि इन क्लास 10th कर दें, नहीं, टू लगेगा। क्यों लगेगा कि ये एडमिशन क्या है, एडमिशन के बाद में हम टू लगाते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। एडमिशन टू क्लास 10th यानी प्रवेश कौन सी कक्षा में? 10वीं कक्षा के लिए, प्रवेश 10वीं कक्षा के लिए, ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ के लिए नहीं, लेकिन इसको मैं ही बोलना पड़ेगा। हिंदी चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन एडमिशन के बाद में टू का यूज़ होगा, ये बात आप ध्यान रखें। हिंदी से नहीं होता है, बात इंग्लिश की होती है। हिंदी तो कुछ भी रही हो, हिंदी में हम कुछ भी बोल देंगे, लेकिन वो इंग्लिश में वैसा नहीं लिखा जाएगा। ठीक है ना, अंग्रेजी अपने हिसाब से चलती है। देखिए आगे, ही इज नोन, ही इज नोन टू मी। अब यहाँ ही इज नोन, इतना देखने से आपको लगा कि ये पैसिव वॉइस है। हाँ, बिल्कुल पैसिव वॉइस है ये, लेकिन पैसिव स्ट्रक्चर में लिखा गया है इसको। ही इज नोन, उसे जाना जाता है, यानी उसे जानते हैं, उसे जानते हैं, उसे जाना जाता है। किसके द्वारा? अब यहाँ बाय मी नहीं लिखा जाएगा। बाय मी लिखेंगे तो नोन के बाद में टू आता है, बाय नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस को पेश करेंगे तो हमें बाय का लिखना पड़ेगा ना। अन्य पैसिव वॉइस में हम बाय मी, बाय यू, बाय हिम, बाय देम, बाय हर ऐसे लिखते हैं। तो बाय राम, बाय सीता, इस प्रकार से लिखते हैं। तो लेकिन यहाँ नॉन के बाद में जैसे नॉन, नो टू, न्यू टू, नॉन टू, नोइंग टू, आप समझ पा रहे हो। तो नो के बाद में हमेशा टू का प्रयोग होता है, और यहाँ बाय नहीं लगेगा, टू लगेगा। तो ये नो के बाद में, नॉन के बाद में टू है, याद रखिएगा, ये प्रीपोजिशन है। मेरे द्वारा उसको जाना जाता है, ये मतलब हुआ इसका। अब देखिए, व्हाट इज ही टू, व्हाट इज ही टू यू, वह आपके क्या लगती है, या वह आपका क्या लगता है, वह आपका क्या लगता है। व्हाट इज ही, यानी ही करें, ही का मतलब क्या होता है? वह, यानी पुलिंग में है ये। व्हाट इज ही टू यू, यानी कि वह आपके क्या लगता है,
इसका मतलब ये कहते हैं ना, बहुत बार आपस में कहते हैं कि वह आपके क्या लगता है, तो व्हाट इज़ ही टू यू, वह आपके क्या लगता है ये। तो अब यहाँ क्या आया है, टू, ये ध्यान रखना है। ये टू के जो प्रयोग है ना, जहाँ जहाँ टू आता है आप उस पर फॉलो करते रहिएगा। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ और लिखता हूँ कि जैसे ही इन्वाइटेड, उसने आमंत्रित किया। अब इनवाइट एक ऐसा फॉर्म है, कि ऐसा वर्ब है जिसके साथ में हम टू का यूज करते हैं, लेकिन टू का अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद में टू का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। इनवाइटेड मी, उसने मुझे निमंत्रित किया, उसने मुझे आमंत्रित किया। किस बात के लिए भाई, क्या क्या चीज़ है, कहाँ पर आमंत्रित किया है, टू दी पार्टी, टू दी पार्टी, पार्टी में, ठीक है ना, टू दी पार्टी, पार्टी के लिए उसने मुझे आमंत्रित किया। तो इनवाइटेड यहाँ फॉर दी पार्टी नहीं होगा, टू दी पार्टी होगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि इनवाइटेड के बाद में, इनवाइटेड के बाद हम टू दी पार्टी सीधे कर देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट है ना, इसलिए पहले ऑब्जेक्ट को डाला गया, उसके बाद में टू को आगे निकाला गया, ठीक है, ये टू दी पार्टी हो गया। तो ये इसमें टू है। तो इसमें गति दिखानी पड़ती है, वाक्य में भी गति होती है, ये नहीं कि सिर्फ चलने में ही गति है, नहीं, वाक्य में भी गति होती है, वर्ब में भी गति होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। अब जैसे मान लीजिए अगर हम टाइम बताते हैं किसी को, जैसे आप कह देते हैं कि इट इज़ क्वार्टर, इट इज़ क्वार्टर, इट इज़ क्वार्टर टू, इट इज़ क्वार्टर टू, जैसे मान लीजिए 10 लिख देते हैं, हाँ, 9:45 बजे हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो इट इज़ क्वार्टर टू 10, यानी कि क्वार्टर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए 1/4, ठीक, समझ में आ गया होगा। यानी कि पौने कहते हैं ना, पौने कह देते हैं, सवा भी कह देते हैं। तो ये क्या क्वार्टर का मतलब, अब क्वार्टर का मतलब है कि पौने या सवा वाला, ठीक है ना। लेकिन अब पौने लिखना है तो हमें टू लगाना पड़ेगा, तो इधर वाला हिस्सा लिखेंगे, टाइम का इधर वाला हिस्सा बताएंगे बैक में, तो फिर क्वार्टर के साथ में हमें टू लिखना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आगे वाला हिस्सा बताएंगे, जैसे 10:15 हो गया, तो क्वार्टर पास्ट 10 करना पड़ेगा, क्वार्टर के बाद में यहाँ पास्ट लिखना पड़ेगा, PAST, पास्ट। तो क्वार्टर पास्ट 10, यानी कि 10:15, ठीक है ना, 10:15 बजे हैं, यानी कि 10 बजकर बाद वाला समय वो पास्ट में आता है, ठीक है ना। और मान लीजिए इधर वाला बताना है, बैक में बताना है, तो क्वार्टर के साथ में टू लिखना पड़ेगा, तब ये पौने बनेगा, ठीक है ना। जैसे अब लिखते हैं, मैंने यहाँ लिखा है इट इज़ क्वार्टर टू 10, 10 बजने में 15 मिनट शेष है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर इसको सीधे कहेंगे तो 9:45 बजे हैं, ये आप कह सकते हैं। तो ये पौने को दिखाने के लिए है। और सवा को दिखाना है तो क्वार्टर के बाद पास्ट लगा दीजिएगा, तो पास्ट के बाद टू नहीं लगेगा, पास्ट के बाद सीधा जो भी है समय लिखिएगा। तो मैं आगे बताता हूँ। अगर मान लीजिए लिखना है, जैसे अब आगे मैं लिख रहा हूँ कि इट इज़ फ्यू, फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ, इट इज़ फ्यू सेकंड्स, कुछ ही सेकंड हैं, यानी कुछ ही सेकंड शेष हैं टू 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 6 कर दीजिए, कोई भी टाइम लिख देते हैं, टू 6 कर दिया। तो इट इज़ फ्यू सेकंड्स टू 6, यानी 6 बजने में कुछ ही पल बाकी है, कुछ ही क्षण बाकी हैं। तो इमेज मैंने क्या लगा है, इसमें टू लगा दिया। तो जैसे इसमें क्वार्टर लगाया है, इसमें ये टाइम के, ये टाइम फेड है, इसके अंदर सेकंड फेड है इसके अंदर, ठीक है ना, ये सेकंड टाइम है, ये इसके अंदर टाइम सेकंडों में बताया गया है, इसमें पौने में बताया गया है, ठीक है ना। यानी 15 मिनट, इस क्वार्टर के अंदर 15 मिनट का समय बुक है। अब इसके आगे हमने टू लगाया है, तो यहाँ भी मैंने टू लगाया है, क्योंकि पौने वाला समय बता रहे हैं ना। तो इसमें क्या है, इधर वाला बैक बताना है, तो इट इज़ फ्यू सेकंड्स टू 6, यानी 6 बजने में कुछ ही सेकंड बाकी है, या कुछ ही क्षण शेष है, ये हो गया, कुछ ही पल शेष है, ये भी आप कह सकते हैं। अब मैं आगे कुछ और बताना चाहूँगा। जैसे अब मैं लिख दूँ यहाँ कि ACCORD, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग के बाद में हमेशा टू का प्रयोग होता है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू हिज फादर, अब क्या है, वाक्य को स्पष्ट करना होता है। अकॉर्डिंग टू हिज फादर, फिर कॉमा लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू हिज फादर, उसके पिताजी के अनुसार, उसके पिताजी के अनुसार। अब मान लीजिए अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू राम, राम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सीता, सीता के अनुसार। अब यहाँ आप अकॉर्डिंग टू मी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू मी नहीं लगाया जाएगा। अगर मी के बारे में बताना है, खुद के बारे में बताना है, तो इन माई ओपिनियन कर दो, मेरे विचार में, इन माई ओपिनियन आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी नहीं कर देंगे आप, ये गलत हो जाएगा। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू हिज फादर, उसके पिताजी के अनुसार, he studies hard, उसके पिताजी के अनुसार वह कठोरता पूर्वक पढ़ता है,
उसके पिताजी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिज फादर, उसके पिताजी के अनुसार, ही स्टडीज हार्ड, वह कठोरतापूर्वक पढ़ता ही नहीं, खूब पढ़ता है वो पिताजी के अनुसार, लेकिन वो करता क्या है ये मालूम नहीं, पिताजी के अनुसार है ये, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद में अगर मान लीजिए मैं लिखूं यहाँ आई ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्ट मैंने क्या होता है, विरोध करना। आई ऑब्जेक्टेड टू, मैंने विरोध किया किस चीज का, ऑब्जेक्टेड टू दिस रूल, मैंने इस नियम का विरोध किया। आई ऑब्जेक्टेड, मैंने विरोध किया किसका, टू दिस रूल, इस नियम का। तो यहाँ का बोला जा रहा है, लेकिन आप यहाँ ऑफ नहीं कर सकते, आई ऑब्जेक्टेड ऑफ दिस रूल ऐसे नहीं कर सकते, आई ऑब्जेक्टेड टू दिस रूल। आपने सुना भी होगा ना बहुत बार, ऑब्जेक्शन टू ऐसे बोलते हैं ना, ऑब्जेक्शन टू, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्टिंग टू, ऑब्जेक्टेड टू। तो ये जो जितने भी इसमें चेंजिंग आते रहेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन जहां ऑब्जेक्ट की बात आती है वहां टू लगाएंगे, बिल्कुल सही होगा। तो जो ये मैं आपको समझा रहा हूं, तो चप्पे चप्पे पर मेरा ध्यान है, बिल्कुल सही है। देखिए आगे, आई रिटायर्ड, TIRED, आई रिटायर्ड हिम, मैंने उसे छोड़ दिया। रिटायर का मतलब सेवानिवृत्त हो गया ऐसा नहीं है, मैं सेवानिवृत्त हो गया ऐसा नहीं बोला है इसमें, इसकी हिंदी नहीं होती ऐसी। तो ठीक है, एक चीज़ का कोई एक अर्थ नहीं होता, आप वाक्य के अनुसार इसका सेंस को पता लगाइएगा, समझिएगा। आई रिटायर्ड हिम टू दी गेट, मैंने उसे दरवाजे पर छोड़ दिया, मैंने उसे दरवाजे पर छोड़ दिया। जैसे मान लीजिए कोई अतिथि मेहमान होता है, उसको हम दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाते हैं, तो हमने उसको कहाँ पर छोड़ दिया, आई रिटायर्ड हिम टू दी गेट, मैंने उसे दरवाजे पर छोड़ दिया, यानी दरवाजे तक मैं उसके साथ में गया हूँ, उसके बाद वो चला गया, मैं अंदर आ गया, तो ये टू हुआ। तो ये हुआ। अब इसके बाद में जैसे मान लीजिए अब मैं यहाँ टू वाले बता रहा हूँ आज आपको मैं, क्योंकि एग्जाम में अब कहीं से भी आ सकता है, प्रीपोजिशन डालना होता है उसमें, तो हर एक चीज़ को ध्यान में रखना। अब जैसे मान लीजिए किसी को छोड़ने जाएगा तो टू तो गति तो होगी ना उसमें, गेट तक छोड़ने के लिए गया है, ये तो नहीं वहाँ प्रकट हो गया, प्रकट तो हुआ नहीं है, गति है इसमें, तो टू का यूज हुआ है। तो अब जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिखूँ सी एग्री, अब एग्री विथ भी होता है, एग्री टू भी होता है। अगर मान लीजिए अगर मैं लिख दूं कि आई एग्रीड विथ हिम, मैं उसके साथ सहमत था, तो सहमत था उसके साथ सहमत था, ये हुआ, यानी उसके साथ। तो आई एग्रीड टू हिज ओपिनियन कर दूं, मैं उसके विचारों से सहमत था, यह मतलब हुआ। तो आप किसी की बातों से अगर सहमत है ना, तो आप यहाँ टू लगाएंगे, ठीक है ना। तो अगर किसी व्यक्ति से सहमत है तो विथ लगा दीजिएगा, फिर टू नहीं लगेगा। शी एग्रीज टू हिज ओपिनियंस, शी एग्रीज टू हिज ओपिनियन, वह उसके विचारों से सहमत है, तो यहाँ ये टू लगा दिया, वह उसके विचारों से सहमत है। तो ऐसे आप जो है वाक्यों को बना सकते हैं, बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आज के ये टू वाला जो ये सेंटेंस मैंने आपको समझाया है, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और बाकी के जो है ये एग्रीमेंट जो है ना, ये आपका जो प्रेपोजिशन ऑफ मोमेंट का जो है और सब्जेक्ट वर्ब कंकोर्ड का जितना भी आगे का जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको ये प्रेपोजिशन का जो है ये भाग है, ये संपूर्ण भाग में आपको पूरा कर दूंगा। इसमें ये प्रेपोजिशन 10th में भी है और 12th में भी है, दोनों कक्षाओं का ये स्पष्ट जो है सबकी सब चीज़ें पूरी हो जाएगी। थैंक यू।